हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग ईवीएस का एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो ईवीएस का एनसीईआरटी का आज क्लास 3 का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके पहले दोस्तों हम लोग क्लास 5 का पूरा चैप्टर सॉल्व कर चुके थे। और इसके पिछले 2 वीडियो में हमने लगभग 2 या 3 वीडियो में कक्षा 4 का भी ख़त्म कर दिया। तो लगभग ये जो एनसीईआरटी की टोटल 10 वीडियो होने वाली है। और इन 10 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी से 15 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप अभी तक सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से सारी 10 वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने वादा किया था कि जल्द ही आपको इस चैनल पे सीडीपी की भी क्लासेस मिलेंगी। तो आज जो है कि सीडीपी की क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं और आपको सीडीपी की क्लासेस के भी लिंक जो है कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सीडीपी की क्लास नहीं देखें हैं तो आपको बता दें, हमारे बीच में जो है कि सीडीपी की क्लास आपके हरिशंकर सर जी लेने वाले हैं। और आप पहले इनकी क्लास देखिए और उसके बाद बताइएगा कि कैसी आपको क्लास लगी। और अभी तो दोस्तों ये मनोविज्ञान का केवल परिचय है। इसके साथ साथ आपको जब सीटेट के टॉपिक मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कोई सीटेट का चाहे यूपी टेट लेवल का आपको सीडीपी पढ़ा रहा है। तो आप दोस्तों बस धैर्य बना करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप अभी नए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों ईवीएस की वीडियो के साथ साथ आप सीडीपी का भी वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। जल्दी दोस्तों आपके बीच में मैथ और उधर सब्जेक्ट के भी क्लासेस चलाई जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। और चलिए जो है कि आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 का टोटल ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद जब अगला जो वीडियो होगा दोस्तों वो हम लोगों का प्रश्नों पे होगा। और हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ डिस्कस करते हुए ईवीएस के एनसीईआरटी और जो पेडागोजी आती हैं सभी को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग यहाँ पे ईवीएस का एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। और एक क्लास 3 का अध्याय 2 से है। इसके पहले दोस्तों एक में कोई प्रश्न नहीं बने, इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें प्रश्न ही नहीं बने हैं, तो हमने उसको शामिल नहीं किया। डायरेक्ट हम लोग जो चैप्टर है उस चैप्टर को लेकर के यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें अध्याय 2 में विष्णु चिंचालकर के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ये मशहूर कलाकार हैं। क्या हैं? कलाकार हैं जिनका नाम विष्णु चिंचालकर है। क्या नाम है? विष्णु चिंचालकर। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंदौर एमपी के रहने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनकी जो एक कला है दोस्तों, ये क्या करते हैं, सूखे पत्तों से अलग अलग डिजाइन बना देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर जो है कि ये हाथी का चेहरा बनाया गया है, और इधर देखेंगे तो कोई और जो है कि जानवर का चित्र बना है, इधर किसी और जानवर का चित्र बना है। तो वो दोस्तों क्या करते हैं, इसी प्रकार के सूखे पत्तों से अलग अलग प्रकार की वो डिजाइन ही बनाते हैं। और ये कहाँ के हैं? ये हैं एमपी के, जिनका नाम है विष्णु चिंचालकर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे विष्णु चिंचालकर के बारे में। और आगे चलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अध्याय 3 में इस चूहे के बारे में बात की गई है कि चूहे कैसे होते हैं। ठीक है, चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। ठीक है दोस्तों, चूहा जो होता है वो बहुत कम देखता है, कम देख पाता है, पर वो सूंघने और छूने और टेस्ट करने की उसकी क्षमता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखते होंगे चूहा क्या करता है, हमेशा इस घर से उस घर में क्या करते हैं, कूदते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो लेकिन इनकी देखने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। लेकिन देखते होंगे ये बहुत ज़्यादा सूंघते हैं और कुतरते हैं, काटते हैं, और क्या करते हैं, टेस्ट करने की और छूने की क्षमता इनमें क्या होती है, बहुत तेज होती है। और दूसरा यहाँ पे प्रश्न बन सकता है, इसी में बात की गई है कि 150वीं यानी गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए, यानी उसी के शुभ अवसर पे स्वच्छ भारत अभियान का क्या शुभारंभ किया गया था। ये उसमें दिया गया था एक जो कि पॉइंट है। और यहाँ से प्रश्न बन भी सकते हैं कि गांधी जी के कौन सी जन्मतिथि के वर्ष पे भारत स्वच्छ अभियान जो है कि स्टार्ट किया गया था, चाहे स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। तो वो था दोस्तों गांधी जी की 150वीं जयंती पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी फैक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर आप वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है।
कमेंट कर देते हैं तो थोड़ा सा और हौसला बढ़ता है कि और अच्छे से काम किया जाएगा। जिस प्रकार मैंने आपसे वादा किया था कि CDP की भी क्लासेस होंगी, अगर आप लोग का सपोर्ट सही रहता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों वगैरह से भी सब्सक्राइब करवाइए, और इस तरह के जो कि हम लोग नए नए और टीचर आपके बीच में लाते रहेंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये अध्याय 6 में बात किया गया है खाना अपना अपना। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग जो हैं अपने अगर गांव में रहते हैं तो हमारे खाने और पीने, चाहे हमारा जो रहन सहन है, कुछ अलग होता है। उसी प्रकार इस चैप्टर में बात की गई है कि लोग केरल में रहते हैं तो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, असम के लोग कैसे रहते हैं, गोवा के लोग क्या खाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। और ये जो है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे हूबहू एकदम NCERT से उठाया हुआ प्रश्न है, और जैसे है वैसे वहाँ पे लाया गया है। देखिए, ये लड़की है, बोल रही मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। ठीक है, जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग यू फेन खाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लड़की है, ये बोल रही है कि मैं कहाँ का रहने वाली हूँ, मैं रहने वाली हूँ हांगकांग की। ठीक है, और मैं और मेरी माँ को सांप खाना क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है। यानी इसको और इसकी माँ को सांप खाना बहुत अच्छा लगता है। जब इनको कभी सांप खाने का मन करता है तो नज़दीकी के होटल में जाते हैं और कहते हैं हमें लिंग हू फेन दे दीजिए, और ये लोग उसी को खाते हैं। तो जो सांप की डिश है दोस्तों, यानी जो सांप से बनाने वाला खाना है, बनने वाला खाना है, उसका नाम लिंग हू फेन है। ठीक है, तो पूछेगा कि एक लड़की है, चाहे एक व्यक्ति है, वो कहीं गया है और उसको लिंग हू फेन खाना है, बताओ वो कहाँ का रहने वाला। तो क्या है, चाहे कहाँ गया है, तो हांगकांग गया है, और हांगकांग में सांप के खाने को लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे। फिर बात करेंगे, ये एक और लड़की यहाँ पे देखेंगे जिसका नाम क्या है, जूनी है। ठीक है, इस लड़की का नाम क्या है, जूनी, और ये जूनी भी क्या अपने बारे में कुछ बता रही है। और ये देखो क्या कह रही है, ये कह रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। कहाँ रहती है, कश्मीर में। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। अगर पूछा जाए कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो क्या बताएंगे, जम्मू कश्मीर के। एक बार हम गोवा गए थे, और बोल रही है कि हम कहाँ गए थे, गोवा, और वहाँ हमने मछली खाई। इसको तो देखो, सरसों के तेल में कहाँ बनती है, कश्मीर में, लेकिन वो गोवा गई थी और गोवा जा कर के उन्होंने क्या खाया, मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। अगर कहा जाए कि समुद्र की मछलियों को नारियल के तेल में कहाँ पकाया जाता है, तो क्या जवाब देंगे, गोवा जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, केरल कोई नहीं मारेगा। केरल मारोगे, जाहिर सी बात है केरल भी ऑप्शन में रहेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हूबहू लिखा है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मेरे यहाँ मछली को किस में, तेल में पकाया जाता है, किस, सरसों के तेल में। लेकिन मैं कहाँ गई थी, गोवा गई थी, और गोवा में हमने देखा कि समुद्र की मछलियों को किस में बनाया गया था, नारियल के तेल में बनाया गया था। क्लियर है, अब आगे चलते हैं और इस तरह के जो है कि याद करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, नहीं तो मैं इसका PDF अब जो है कि पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी 3, 4, 5 का, मैं सब में क्या करूँगा, PDF या PPT फाइल अपलोड कर दूँगा, जो कि आपके लिए लास्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो जाएगा दोस्तों, तो उस समय हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको 1 लिनियर में फटाफट रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो अभी जो है कि पूरा वीडियो देख करके पढ़ लीजिए, और नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ठीक है, जिसको नोट्स चाहिए कमेंट में बोल सकता है। और देखिए, नागपुर के जो लोग हैं दोस्तों, दाल में चीनी डालते हैं। जो नागपुर के लोग हैं वो क्या करते हैं, दाल में चीनी डाल के खाते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर जाएंगे। जब अब देखो, अब ये जो है कि चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएंगे, 3 वाले जो ही आपके ये चैप्टर ख़त्म होते हैं, मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर कराने लगूंगा। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो पीछे के NCERT हमने पढ़ी है, इसमें हूबहू ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, अब इसी में एक और लड़का है जिसका नाम है टॉमस। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टॉमस, और ये टॉमस भी अपने बारे में कुछ क्या कह रहा है, बता रहा है। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। मैं केरल में रहता हूँ। टॉमस कहाँ रहता है, केरल में। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। क्या लगती हैं भाई, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर। कह रहा है कि मेरे आंगन में कुछ वस्तु है जो कि उगती है और ऊंचे पेड़ पर, और दूसरी ज़मीन के नीचे, और एक जो है कि दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा।
तो पूछेंगे कि नारियल के चटनी के साथ टैपियोका कहाँ खाया जाता है, तो दोस्तों खाया जाता है केरल में। टैपियोका की बात आएगी केरल में, लिंग ह्यूफेन की बात आएगी तो दोस्तों हांगकांग में, और सरसों के तेल में मछली की बात आएगी तो कश्मीर, और वही नारियल के तेल में मछली पकी हुई आएगी तो वो कहाँ रहेगा, आपका गोवा रहेगा। तो ये पूरा जो है कि एक निचोड़ आप एक बार लिख लीजिए, या आप नोट से भी पढ़ सकते हैं, या इस तरह भी याद हो गया होगा दोस्तों। ये कहानी टाइप याद करेंगे तो पक्का है कि याद हो जाएगा। अब चलते हैं, ये जो है कि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, और ये अध्याय 8 का है, और इस अध्याय 8 में पूछा है पंख फैलाए उड़ते जाएं। तो चिड़ियों के बारे में इसमें कुछ कहानी दी गई थी, और इसमें कुछ जो है कि शुरू में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। तो पहेलियाँ कुछ खास नहीं है दोस्तों, आप लोग पहेलियों को खुद ही समझ जाएंगे। तो इसमें जो है कि पहेलियों को शामिल नहीं किया गया, और यहाँ पे बस हम लोग ओनली जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसी को देखेंगे, ठीक है। चलिए, और ये दोस्तों कहीं से मुझे एक प्रश्न अलग सा लगा तो मैं इसको भी शामिल कर लिया हूँ, तो इसको भी देख लेंगे। डांस में जो हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। देखते होंगे जैसे दोस्तों भरतनाट्यम या और जो डांस वगैरह होते हैं, उसमें कुछ हाथों से और चेहरों से जो है कि कुछ अलग प्रकार की कलाएँ की जाती हैं, और वही कलाएँ आपकी क्या कहलाती हैं, मुद्रा और भाव कहलाती हैं, ठीक है। तो जो डांस करने का तरीका होता है उसमें भाव को और मुद्रा को दर्शाने के लिए हाथों और चेहरों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखें, इधर मैना आपको दिख रही होगी, ये मैना है। अब तो दोस्तों इनकी भी प्रजाति लगभग धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये जो मैना है, मैना को आप देखते होंगे, ये क्या करती है, हमेशा अपना गर्दन क्या करती है, आगे पीछे इस तरह करती रहती है। तो ये मैना है। मैना के बारे में जो ये फैक्ट है कि मैना क्या करती है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यहाँ से देखो, यहाँ से जो है अभी जो नीचे एक प्रश्न देखेंगे, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो पूछेगा वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, तो आप क्या बताएंगे, मैना बताएंगे। अगर वही कहेगा कि वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन ज़्यादा हद तक जो है कि पीछे तक घुमा सकता है, तो वो है उल्लू, ठीक है। आप उल्लू को देखेंगे दोस्तों, अभी आप सामने ताकते रहेगा, पूरे उसकी सर जो है कि पीछे तक चला जाएगा, यानी अधिकतम हद तक क्या चला जाता है, पीछे चला जाता है। और ये मैना क्या करती है, झटके से आगे पीछे करती है, तो दोनों याद रखेंगे। और उल्लू अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। ये उल्लू है दोस्तों, ये अपना जो है कि गर्दन इधर से इधर पूरा घुमा सकता है, काफ़ी हद तक घुमा सकता है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे, दोनों प्रश्नों को आप देख लेंगे यहाँ से। अब पक्षियों के जो पंख होते हैं दोस्तों, वो तो उड़ने में मदद ही करते हैं, और सर्दियों में उनको क्या, गर्मी प्रदान करते हैं। तो यहाँ से यही प्रश्न बनते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन आगे पीछे झटके से करता है, तो उसे कहते हैं मैना। और वह कहेगा कि वह कौन सा ऐसा पक्षी है जो ज़्यादातर अपनी जो है कि सर को पीछे घुमा लेता है, तो उसका नाम होगा उल्लू। क्लियर है, आगे चलते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी आप जुड़े हैं और आप लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक किए हैं तो फिर लाइक मत करिएगा, अगर लाइक नहीं किए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों में प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के बीच में वीडियोज़ आए, और उनसे भी बोलिए कि शेयर करें, ठीक है। और इससे जो कि दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा, और जो है कि हम लोग वीडियो को और अच्छे से आपको बीच में लाएंगे, जिससे कि आपका अच्छे से पेपर जा सके। अब देखिए अध्याय 13 में छूकर देखें, और ये बात की गई है दोस्तों एक जो है कि लुई ब्रेल नाम के व्यक्ति थे उनके बारे में, और उन्होंने क्या खोजा उसके बारे में बात की गई है। तो जो लुई ब्रेल हैं दोस्तों, उनके बारे में बात किया गया है। तो ये लुई ब्रेल जो है एक लिपि खोजे थे जिनका नाम था ब्रेल लिपि, ठीक है। और ये लुईस ब्रेल जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, कहाँ के, फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्हीं के नाम पे जो है कि ये ब्रेल लिपि आपकी स्टार्ट हुई। अब ये ब्रेल लिपि क्या है, इसी को अभी आगे हम लोग समझेंगे। ये जो लुईस ब्रेल थे दोस्तों, ये 3 साल की उम्र में ही किसी दुर्घटना से इनकी क्या हो गई, मृत्यु। लुईस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की क्या रोशनी चली गई थी। लुईस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी, और वो पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। कह रहा है कि ये जो लुईस ब्रेल थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, और इनके साथ एक जो है कि घटना हुई, और 3 साल के अंदर में इनकी क्या आँखों की रोशनी चली गई थी। तो ये जो पढ़ने में बहुत ही जिज्ञासु थे, और नए नए तरीक़ों से सीखने का प्रयास करते थे, और उन्होंने इस प्रयास को करते करते एक जो है कि विधि खोज ली, और उससे पढ़ने में उनको क्या सहायता मिलने लगी। फिर बाद में इसी
जो तरीका है उसी को बेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, यानी ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि के बारे में जाना गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब जानेंगे कि ब्रेल लिपि होती क्या है। सबसे पहले हमने जाना ब्रेल लिपि को लुइस ब्रेल ने खोजा था। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। अब देखेंगे कि ये होते क्या है। देखिए, यह जो स्क्रिप्ट होता है यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 डॉट दिख रहे होंगे, तो ये 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। अब ये जो है कि कंप्यूटर से भी लिखे जाते हैं। पहले इसको कुछ अलग तरीके से बनाया जाता था, लेकिन अब जो है कि ब्रेल लिपि दोस्तों कंप्यूटर से भी लिखी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है आधुनिक युग बहुत ही आगे जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है। एक मोटे कागज़ पर लिखते हैं जिसमें एक नुकीले चीज़ों से बिंदुओं को उभारा जाता है। एक जो है कि नुकीली चीज़ लगाते हैं और बिंदुओं को क्या उभारते हैं, और फिर आगे देखते हैं और क्या होता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप भी इमेजिन करिए, अगर आँख आपका क्या बंद कर दिया जाए और कोई जो है कि उभरा हुआ वस्तु आपको दिया जाए, तो आप टच करेंगे तो उसको टच करके बता सकते हैं कि हाँ क्या लिखा हुआ है। तो इनको भी इस तरह के सिखाने की एक लिपि है, और वो लिपि है क्या? ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आँखों से देख नहीं सकते, यानी अंधे व्यक्तियों के लिए अगर सीखने की बात की जाए कि अंधे व्यक्ति किस तरह सीखते हैं, तो वो ब्रेल लिपि के तहत सीखते हैं। ठीक है, उनको शिक्षा जो दी जाती है ब्रेल लिपि से दी जाती है। उन बिंदुओं को छूकर समझते हैं कि क्या लिखा है। और देखिए, ब्रेल लुइस दिवस यानी पूछा जाता है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप एक बार फिर से देख लेंगे कि लुइस ब्रेल जो थे उन्होंने ब्रेल लिपि की क्या की? खोज की। ये फ्रांस के रहने वाले थे, और 3 साल की उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये नए नए तरीक़ों से सीखना चाहते थे, और उन्होंने जो एक तरीका ढूंढ निकाला, उसी तरीका को ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कि अंधों व्यक्ति के लिए होता है, और इस पर जो कि 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं, उसी को टच करके, महसूस करके, सेंस करके पढ़ाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो 18 अध्याय है ये तो समझिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि घरों के बारे में पूछा जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, श्रीनगर में घर कैसे होते हैं, जम्मू कश्मीर में घर कैसे होते हैं, लद्दाख में घर कैसे होते हैं। इसमें जो है कि हम लोग थोड़ा मनाली के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, और जो है कि यहाँ असम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ घर कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ जो एक घर दिख रहा होगा दोस्तों, ये घर जो है ये असम का है। कहाँ का? असम के घरों के बारे में बात की गई है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो कि खम्भों जैसे क्या लकड़ी के खम्भे लगे हैं या बाँस लगे हुए हैं, और इस पे जो है कि घर बनाया गया। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि असम में कैसे घर होते हैं और क्यों ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट के ऊपर बनाए जाते हैं। तो एकदम फैक्ट जैसे हूबहू याद करेंगे कि असम में घर जो है कि 10 से 12 फुट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई 10 से 12 फुट रहती है, और यह बाँस से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? बाँस से। और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, सीमेंट बालू वगैरह नहीं प्रयोग करते हैं हम लोग, लकड़ी या बाँस का ही प्रयोग करते हैं। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का क्या खतरा बना रहता है। अब दोस्तों पूछा जाएगा कि वो एक घर है जो 10 से 12 फुट ऊंचाई पे बनाया गया और बाँस से बनाया गया और लकड़ियों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ बहुत ही अधिक बारिश होती है, इसीलिए इसको क्या ऊंचाइयों पर बनाया जाता है। बताइए कहाँ की बात की जा रही है? तो कहेंगे असम के घर की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब जो है कि दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे एक जो है कि पूरा बर्फ़ जमा हुआ है पेड़ पे, और घरों पे भी बर्फ़ गिर रही है, और इसका छत देखिए थोड़ा सा ढलवा है। ठीक है, और इस पे जो है कि बर्फ़ जमी हुई है। तो ये बात की जा रही है दोस्तों मनाली के घरों के बारे में। कहाँ के घरों के बारे में? मनाली के घरों के बारे में। और मनाली में घर कैसे बनते हैं? तो मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं। ठीक है, देखिए अगर पूछा जाए कि मनाली में घर कैसे बनते हैं, पत्थर के बनते हैं और किसके बनते हैं? लकड़ी के, दोनों को बनाए जाते हैं। और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। क्या होती है? बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है, और इसके छतों को ढलवा बनाया जाता है। क्यों ढलवा बनाया जाता है दोस्तों? कि जब ज़्यादा बर्फ़बारी हो तो आसानी से बर्फ़ क्या सरक सके, और इसको समतल बना देंगे तो और जो है कि बर्फ़ों की क्या एक चट्टान जम जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर पूछा जाए कि वहाँ के घर कैसे बनाए जाते हैं तो ढलवा भी बनाए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे।
अब देखिए ये जो है कि एक छप्पर जैसा आपको दिख रहा होगा, ये छप्पर और ये मिट्टी के घर, और ये घर कहाँ का है? राजस्थान का है। इस राजस्थान के घरों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि राजस्थान के घर कैसे बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में मड यानी मिट्टी, जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है, के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में दोस्तों मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और ये जो छतें इसकी होती है कटीली झाड़ियों की होती है। अब आगे देखेंगे, राजस्थान में लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं टैंक भर गया, वो लोग कहते हैं टंका भर गया। क्या कहते हैं? टंका भर गया। अब देखिए, राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं और राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उनका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे, अगर मिट्टी का घर बना है और उसके ऊपर कटीली झाड़ियाँ लगी हुई हैं तो वो घर कहाँ का है? वो घर है आपका राजस्थान का। और ये राजस्थान के घरों को थोड़ा सा कैसा बनाया जाता है? ढलानदार भी बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि बारिश की पानी को एक जगह इकट्ठा गड्ढों में करके उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। और आंगन में भी वो लोग गड्ढा बनाते हैं और वो टैंक को टंका कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब दोस्तों, ये जो है कि आपका पूरा EVS का आपकी पूरी सीरीज ख़त्म होती हुई, और ये जो है कि 3, 4, 5 का हमने EVS आपके बीच में पूरा NCERT करा दिया है। और अब जो है कि मिलेंगे दोस्तों आपके बीच नए नए प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं दोस्तों, अगर आप EVS के साथ साथ CDP की भी क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। यहाँ एक या वीडियो चलेगी, उस वीडियो पे क्लिक करके भी आप क्या CDP की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इस CDP की क्लासेस को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।